हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अव्यान आईएएस। दिस इज अमित कुमार। आपको ये आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा गुप्ता पीरियड, और इस पीरियड को पूरा पढ़ने के लिए आप लास्ट तक इस क्लास को देखेंगे, इस वीडियो में बने रहेंगे, तब ये इस क्लास को समझ पाएंगे सही से। क्योंकि अब क्या है ना, गुप्ता पीरियड का पढ़ रहे हैं तो गुप्ता में किसके किसके शासन आए उन सभी के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है। और इससे अगर समझ जो भी चीज़ें आती हैं तो आप कमेंट में ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं आते हैं। कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ सर समझ आया, ये चीज़ दोबारा से करिए, तिबारा से करिए, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलते हैं आज हम गुप्ता गुप्ताज में, ये द गुप्ताज कर सकते हो, गुप्ता काल, द गुप्ताज या गुप्त काल, ये गुप्ता पीरियड, चाहे जो नाम दे दो, आपकी इच्छा है, चाहे जो कर दो। इसके बारे में बात करते तो इसके अगर हम देखे जाएं तो गुप्ता के बारे में पता कैसे चलता है, तो ये तीन तरीकों से पता चलता है। गुप्ता के बारे में तीन सोर्सेस है इसके। कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में आपका है लिटरेरी सोर्सेस यानी साहित्यिक, दूसरा है आपका इपिग्राफिक यानी आपका इंस्क्रिप्शन, ऐसे कुछ जिसमें अभिलेख ये सारे हों। तीसरा यानी शिलालेख कह सकते हैं। तीसरा जो है वो है न्यूमिस्टिक, न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक क्या है? मुद्राओं में जो आई उसमें हमारी चीज़ों को, इन तीनों के उससे साक्ष्य मिलते हैं। न्यूमिस्मेटिक लिख लेना, नहीं आया, नहीं समझ नहीं आ रहा होगा ना, न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, ये है पूरी इस पे। तो इन तीनों के साक्ष्यों से पता चलता है कि गुप्ता काल रहा होगा, गुप्ता काल, जिसमें से कालिदास है, कदम्बाज है, ये है ये कमंद का, इन्होंने नीति सारा बुक लिखी। तो बहुत सारे राइटर्स यहाँ पर आके अपनी अपनी किताबों के बारे में पता चलता है, यहाँ से इनके अभिलेख के बारे में पता चलता है, और यहाँ से मुद्रा के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले लेख से लेते हैं। यहाँ पर हमें इनके दो साक्ष्य सबसे ज़्यादा जरूरी मिलते हैं। एक तो है महरौली में आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, आयरन पिलर, इंस्क्रिप्शन। दूसरा है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। अब ये प्रयागराज हो गया, बात अलग है। इंस्क्रिप्शन, इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, ठीक है। इसमें किसके एविडेंसेस मिलते हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसमें किसका मिलता है? समुद्रगुप्त के बारे में, ये इन्हीं का बेटा है चंद्रगुप्त में। समुद्रगुप्त ही कहेंगे। ये 33 लाइन में लिखा गया है, 33 या 32 कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं 33 मिलता है। तो ये इतनी लाइनें उसमें लिखी गई हैं, वहाँ पर ये देखने को इसमें मिलता है, 33 लाइन्स में लिखा गया है। अच्छा, इसको कहीं कहीं इसे प्रशस्ति भी बोला गया है। इसको, इंस्क्रिप्शन को प्रशस्ति क्यों बोला गया है? ये भी एक रीजन है। प्रशस्ति, प्रशस्ति किसने नाम दिया और प्रशस्ति क्यों लिखा गया, इस चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये थोड़ा सा आपको अब भी बीच में पता चल जाएगा प्रशस्ति किसने लिखा और क्या किया। तो ये प्रशस्ति भी बोला जाता है, इसे इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोलते हैं। यहां पर अब इसमें चलते हैं थोड़ा सा, कि ये तो हो गई इसकी बात। न्यूमिस्मेटिक में जैसे कॉइन के अंदर, जैसे आपने देखा होगा समुद्रगुप्त ने क्या किया था, यहां भी इनके एविडेंसेस मिलते हैं। समुद्रगुप्ता ने कॉइन में अपने वीणा लिए हुए, वीणा यानी ल्यूट कहें, लिए हुए ये
एक तरफ सिक्के में एक पलट पर ये लिखा हुआ है, दूसरे पर इनका सिक्के के बारे में दिया हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं इसमें से। तो आगे हम इसमें और देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। चलिए, ठीक, समझ आ गए। ये है हरिसेन, ये संस्कृत के स्कॉलर रहे हैं, संस्कृत के। इन्होंने इस बुक को ये इंस्क्रिप्शन में लिखा था। अब चलते थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलो, अब अगर हम इसको देखें, इसके फाउंडर गुप्त काल के कौन थे? वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड। और इन्होंने शासन जो किया 240 से लेके 280 सीई तक शासन किया, और ये इसके फाउंडर रहे गुप्ता काल के। इसके साथ साथ यहाँ से श्रीगुप्ता के बाद इनके जो बेटा हुआ, श्रीगुप्ता बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थे, और इन्हें जो टाइटल दिया जा रहा था उस टाइम पर महाराजा का दिया जाता था। ये महाराजा तक ही सीमित थे, महाराजा इन्हें बोला जाता था, ठीक है। और ये भी क्योंकि सेनापति थे पहले, इसके पहले जो रूलर रहे उनके उसमें से फिर यहाँ से धीरे धीरे उठ के आए। इसके बाद इनका बेटा हुआ घटोत्कच। ये घटोत्कच वो वाला नहीं है, भीम वाला, भीम का लड़का नहीं है, ये इनका लड़का है, श्रीगुप्त का लड़का है घटोत्कच। तो घटोत्कच के इंग्लिश में घटोत्कचा होता है, तो कच्छा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो घटोत्कचा। इसने क्या किया, इसने 280 से लेके 280 से लेके 319 तक इसने शासन किया। इसको भी महाराजा ही बोला गया। इनका खास कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, और ना ही इतने पॉपुलर हुए राजा। इनके बाद जो पॉपुलर हुआ वो इनका बेटा हुआ। कौन हुआ? बेटा इनका बेटा हुआ चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो थे वो हैं आपके 319 से लेके 335 तक ये गद्दी पर बैठे। इन्हें जो उपाधि दी गई वो महाराजा धीराज। किंग्स ओवर द किंग्स, ये महाराजा धीराज, ग्रेट किंग ओवर द किंग्स कह सकते हैं, महाराजा धीराजा। ये इसमें इनकी रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन कोई इसमें कॉइन के इंस्क्रिप्शन पर या कॉइन पर इनका एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन इंस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं एपिग्राफी में ये मिलता है। इस चीज़ों को ये चीज़ कह सकते हैं। इसके बाद ये चंद्रगुप्त प्रथम की जो बात थी वो थोड़ा सा अलग था। चंद्रगुप्त ने भी जो शादी की और इसने जो फैलाया अपना राज्य, और चंद्रगुप्त थोड़ा सा पॉपुलर ज़्यादा हुआ और समझदार भी था, और इन्होंने अपने पिता से ज़्यादा वो चीज़ों को देखा इन्होंने। इसके बाद यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं, इस चीज़ को हम देखें थोड़ा सा, तो इन्होंने चंद्रगुप्त ने ही एक तरह से मॉडेस्ट ओरिजिन शुरू किया, एक मॉडर्न उसमें आधुनिक काल में लाने का जो कहा जा सकता है। तो ये हैं मॉडेस्ट करने वाले, मॉडेस्ट किंग, ये इसके करने वाले यही राजा थे। और इसके बाद ये लक्ष्मी की राजकुमारी से इन्होंने भी कुमार देवी से शादी की। ये इन्होंने क्या किया था, शादी तो की ही की, और अपने बेटी की भी शादी वहाँ की। इन्होंने कह सकते हैं मैट्रिमोनियल अलियांस चला रखा था। मैट्रिमोनियल यानी शादी वाला जो था प्रोग्राम, वो भी चला रखा था, जिससे सही से शादियाँ होंगी तो राज्य मिलते जाएंगे। इन्होंने भी लिच्छवी की राजकुमारी से शादी की, लिच्छवी की राजकुमारी से शादी की। इसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ से चलता रहा, और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ता गया, और इन्होंने नेपाल, बिहार से होते हुए, गंगा वैली से होते हुए इधर पूरा शासन इन्होंने बढ़ा लिया। फिर इसके बाद इनका बेटा आया। इनका बेटा जो आया वो बना, इसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा जो हुआ वो हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही इतना फेमस हुआ समुद्रगुप्ता, और समुद्रगुप्त को और भी नाम दिए गए, टाइटल मिले।
समुद्रगुप्ता कह सकते हैं, ही इज़ द नेपोलियन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है इसे। और ये नेपोलियन जैसा इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये हारा नहीं जल्दा, और ये हून्स है और इन सभी को इसने हराया, और पहली बार इसने युद्ध इस चीज़ को हून्स को हराने वाला राजा यही था इसमें। और इसके साथ साथ समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा और जाने तो समुद्रगुप्त के टाइम पर ही एक इनका संबंध ज़्यादा ग्रीक से तो इतना ज़्यादा नहीं रहा, ग्रीक से ज़्यादा संबंध नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इनका संबंध जो था वो श्रीलंका के से ज़्यादा था। श्रीलंका में एक राजा थे मेघवर्मन। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनसे समुद्रगुप्त से परमिशन ली, किस चीज़ के लिए, और प्लस इसमें उपहार कुछ भेजे, प्रेजेंट्स भेजे। किस चीज़ के लिए प्रेजेंट्स भेजेंगे कि मुझे गया में, जो बिहार में है, गया में, ये बिहार में पड़ता है, यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनवानी है, तो आप इसकी परमिशन दे देते। तो इन्होंने कहा ठीक है आप बनवा लो। तो इन्होंने फिर मेघवर्मन ने ये इसको बनाना शुरू कर दिया, और यहाँ से आप इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में समझ। इसके बाद इसमें इनकी दरबार में या इनके उसमें कैसे इन्हें कई नामों से कुषाण टाइटल भी है, और कई नामों से इन्हें जाना भी गया, यहाँ से भी टाइटल इनका मिलता है। और पहला टाइटल जैसे विक्रमादित्य भी इन्हें टाइटल दिया गया, और ये खुद समुद्रगुप्त जो थे, एक तो विक्रमादित्य का समुद्रगुप्त को टाइटल मिला विक्रमादित्य, और जैसे अशोक था ना प्रियदर्शी, वैसे ये भी अपना नाम इन्होंने भी रखाया था देवपुत्र। देवपुत्र का मतलब होता है भगवान का पुत्र, तो देवपुत्र इन्होंने भी अपना नाम रखवाया था। ये भी इस चीज़ के लिए फेमस थे, ये भी उन्हीं के कदमों पर चल रहे थे देवगुप्ता। और ये कह सकते ज़्यादातर फॉलो किसको किया है, इन्होंने लेगेसी ऑफ मौर्य ज़्यादातर फॉलो किया है विक्रमादित्य। और इन्हें एक तरीके से पोएट भी कहा जाता था, क्योंकि इन्हें संस्कृत का नॉलेज भी अच्छा खासा था, तो इन्हें पोएट भी कहा जाता था, कवि के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो वो बनी हुई है वीणा में फोटो, वो इसमें वीणा लेते हुए कॉइन में, सिक्के में फ़ोटो भी इनकी लगी हुई है। इन्हीं के टाइम पर हरसेन भी थे, और इस चीज़ को या वैष्णविज्म ये सारी चीज़ चल रही थी, इन्होंने कई सारे काम किए। इन्हें कविराज भी बोला गया है, और कविराज क्यों, क्योंकि ये पोएट भी थे, तो ये सारे नाम इनको दिए गए। और यहाँ से ये तो सारी चीज़ें हमने देख ही ली। इसके बाद इनका बेटा हुआ, इनका बेटा जो बना वो चंद्रगुप्त सेकंड बना, अपने पिताजी के नाम पर, इन लड़के के दादाजी के नाम पे लड़के का नाम रखा गया। तो हम उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। जो समुद्रगुप्त ने शासन किया, अब मैं यहाँ से जैसे 319 से लेके चंद्रगुप्त प्रथम जो था 335 तक किया। समुद्रगुप्त का मैंने लिखा नहीं है। समुद्रगुप्त का जो था शासन वो 335 से लेके 40 ईयर्स इसने शासन किया, तो ये पड़ा 375। फिर इसके बाद इसका बेटा आया चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड जो था वो अकेला नहीं था, चंद्रगुप्त के दो बेटे थे। ये इसके समुद्रगुप्त के दो बेटे, चंद्रगुप्त और ये रामगुप्ता, दो थे इनके बेटे, चंद्रगुप्त और रामगुप्ता यह कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच थोड़ा वो हुआ, स्ट्रगल हुआ, और इन्होंने कैपिटल अपनी पाटलिपुत्र रखी। और रामगुप्ता, फिर ये इनका शासन इसमें चंद्रगुप्त का चला, रामगुप्ता, ठीक है। और इन्होंने जो शासन किया चंद्रगुप्त ने, फिर इसके समुद्रगुप्त ने, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इन्होंने जो शासन किया ये भी 40 साल किए। तो 375 से लेके 415 CE तक इन्होंने शासन किया। इस शासन के इन्हीं के टाइम पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्हीं के टाइम पे नवरत्न शुरू हुआ, 9 रत्ना कह सकते हैं, या फिर आप कहें नवरत्ना शुरू हुआ इन्हीं के टाइम पे, जो आज कई कंपनियां होती हैं नवरत्ना में। तो ये हमारे 9 रत्न या 9 रत्न कह सकते हैं, इसमें ये रखे। इनमें से कुछ थे जैसे कालिदास, ये संस्कृत पोएट थे। इनमें से नवरत्न में कौन रखे जाते हैं, जैसे आजकल जैसे राष्ट्रपति और गवर्नर रखते हैं ना, वैसे ही अभी क्षेत्र कौन कौन से एरिया से रखा जाता था। जैसे वो आर्ट के फील्ड से हो, या आपका लिटरेचर के फील्ड से हो, साहित्यिक हो, या फिर वो
साइंस का ज्ञाता हो, इन सभी चीज़ों 3-4 चीज़ों से उठाया जाता था। जैसे कालिदास, कालिदास के बाद हरिसेन आपने देखा है, हरिसेना, और लेक्सिकोग्राफर के बाद अगर देखना है तो धन्वंतरी का नाम सुने हैं ना, ये फिजिशियन था, वैद्य। तो ये धन्वंतरी, यहाँ पर ये फिजिशियन भी पाया जाता था। और लेक्सिकोग्राफर का नाम था अमरा सिंह। ये इनका नाम था। तो यहाँ से यहाँ तक की कहानी हमने देखी। इसके बाद इनका बेटा हुआ। इनके बेटे के बाद इनका बेटा जो हुआ चंद्रगुप्त का, तो इसने भी सोचा कि कुछ ऐसा रखते हैं, तो इसने अपने बेटे का नाम कुमारगुप्त हुआ फर्स्ट। तो फिर कुमारगुप्त इसलिए फर्स्ट रख देते शायद दोबारा हो ना जाए, लड़का दोबारा होगा तो उसका कुमारगुप्त सेकंड रखेंगे आगे चल के। तो इनका जो बेटा हुआ वो हुआ कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट ने भी शासन इसको किया और इसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई। इसने किसको? नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाने वाला। नालंदा कहाँ बना हुआ है? बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्व वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहलाती है वो इन्होंने बनवाया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुमारगुप्त के बाद इनका जो बेटा हुआ वो हुआ स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त की डेथ जो हुई 467 CE में हो गई थी गुप्ता। लेकिन इसके बाद कुछ शासन देखे नहीं गए और यहाँ तक पावरफुल राजा माने गया। लेकिन इसके बाद कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, इसके बाद भी देखा गया, वो था विष्णुगुप्त, जो लास्ट किंगडम देखा गया है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चंद्रगुप्त गुप्ता वंश। एंड ये कब से कब 540 से लेके 550 तक इसने शासन किया। ठीक है। तो ये चीज़ इसमें कर सकते थे। यहाँ तक इनकी कहानी थी। इसके बाद इनके हम उसके बारे में आएंगे, कैसा इनका शासन रहा, क्या नाम दिया गया, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब लाइक भी कर दें, जिससे कि अच्छा लगे हमें भी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।